And welcome back to Read FIDU Synopsis IAS. My name is Krishna. GS4 Unit 3 इसका नाम है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, एक टर्म तो होती है डेडिकेशन, दूसरी चीज़ पब्लिक सर्विसेज के लिए डेडिकेशन यानी कि प्रोफेशनल डेडिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में डेडिकेशन की बात करनी है। अगर हम क्वेश्चंस देखें तो वो भी ऐसे ही पूछे हुए, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज या फिर दो एट्रीब्यूट आप बता दो जो इंपॉर्टेंट हो पब्लिक सर्विसेज के लिए। रेलेवेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विसेज 2017 में पूछा, बहुत रिसेंटली पूछा है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में कोई 3 बता दो, 2019 में भी पूछा है। और डायरेक्टली अगर आप बात करो तो इस लेक्चर में हम एक चीज़ की बात करेंगे, जब हम डेडिकेशन पढ़ेंगे, डेडिकेशन टू प्रोफेशनल या पब्लिक सर्विसेज, उसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है, किन कंडीशंस में पैदा होता है यानी कि प्री रिक्विजिट क्या है उसके लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जब लोग जान दे देते हैं। इसी चीज़ को लेकर यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछा था कि डिफेंस सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में जो देशभक्ति है, पैट्रियोटिज्म है, उसका मतलब होता है रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ प्रोटेक्टिंग द नेशन। राष्ट्र को बचाते हो, अपनी जान दे देते हो, शहीद हो जाते हो। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि आपकी नज़र में पैट्रियोटिज्म क्या है एवरीडे सिविल लाइफ में। ठीक है, इन्होंने ये कहा डिफेंस सर्विसेज के केस में, तो ये एवरीडे सिविल लाइफ में क्या है, तो इसको हम डेडिकेशन से रिलेट करके इसका आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि पूरे सिलेबस में या तो आप इसका जनरल आंसर लिखोगे या फिर अगर आपने थ्योरी बेसिकली पढ़ी हुई है, अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है, तो फिर आप इसको यहाँ पर देखकर आराम से आंसर लिख सकते हो डेडिकेशन के थ्रू। सिनॉप्सिस आईएएस पर अगर आप ये पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हो, यू कैन गो टू सिनॉप्सिस आईएएस स्पेशल कोर्सेज, देन GS4 एथिक्स, थ्योरी, केस स्टडीज एंड अप्लाइड एथिक्स। ये कोर्स GS क्लासरूम का भी पार्ट है, 21, 22 एंड 23 तीनों के लिए। और इस कोर्स की जो डिटेल्स हैं, अबाउट कोर्स, डेमो वीडियो एंड कोर्स कंटेंट आपको पता होना चाहिए, फुल सिलेबस जिसमें अप्रोच है 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, थ्योरी, एडवांस्ड एंड केस स्टडीज। आई एम द मेन फैकल्टी, सम गेस्ट फैकल्टीज आर ऑल्सो देयर। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब हम डेडिकेशन की बात करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ डेडिकेशन को डिफाइन करो, तो आप मोस्टली इसको कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की किसी टर्म से डिफाइन कर दोगे। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी, प्रोफेशनल डेडिकेशन की बात करनी है हमें, पब्लिक सर्विसेज के लिए डेडिकेशन, अपनी सर्विस के लिए आप डेडिकेटेड होगे, उसकी अगर हम बात करें तो ये फिर बर्डनिकोवा एंड कोर्चागिना, इन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी है अपने रिसर्च पेपर में। इनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को स्टेबल बनाता है और इमोशनली पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। स्टेबल एंड इमोशनली पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों चीज़ें एक पर्सन को देता है, किस चीज़ के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन को इमोशन से जोड़ देता है, जिसका अल्टीमेट एम क्या होता है, पर्सनली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स अचीव करना। मतलब डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, अगर डेडिकेशन टू सर्विसेज या जॉब के लिए आपने किसी बंदे को डेडिकेट करा लिया, तो उसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें है उसका एटीट्यूड स्टेबल रहेगा और इमोशनली पॉजिटिव अपने प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन में वो अपने पर्सनली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ढूंढेगा। आप उसकी सैलरी बढ़ा के या उसको डांट डपट के उसका काम नहीं निकलवा सकते हो, आपको उसके दिल में आग पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके डेडिकेशन आएगा। ये कहते हैं 2016 में अपनी डेफिनेशन में, जब डिफाइन करते हैं बर्डनिकोवा एंड कोर्चागिना प्रोफेशनल डेडिकेशन को। डेडिकेशन की अगर और सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो दिस इज सिंपली द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड। आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हो, एक टास्क के लिए। यहाँ हमने बात की थी प्रोफेशनल डेडिकेशन की, यहाँ हम बात कर रहे हैं डेडिकेशन की। आप किसी टास्क के लिए, आपको जो काम दिया गया, आपके माइंड में कुछ आया है, आप एक्शन है आपका, ठीक है, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको रैंक 1 लानी है, तो आप उसके लिए कितने कमिटेड हो, उसको हम कहेंगे डेडिकेशन। टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो आपके गोल्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। अगर आप 16 आवर्स पर डे पढ़ते हो तो ऑब्वियसली उसे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, विद टाइम वो रिड्यूस होकर फिर आपका 2 to 3 आवर्स आ जाएगा। बेटर है कि आप 6 आवर्स पर डे पढ़ते रहो लगातार, आप सेलेक्ट हो जाओगे। एफिशिएंसी भी आपको ध्यान रखनी है डेडिकेशन के टाइम पर। अब विद टाइम हम वापस से प्रोफेशनल डेडिकेशन की तरफ आते हैं। प्रोफेशनल डेडिकेशन कैसे होगा, एक जो इन जनरल वर्किंग मैन की जो इमेज थी 20th सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी में, इनफैक्ट लास्ट डिकेड तक, उस टाइम तक जो वर्किंग मैन की पोजीशन थी वो ये थी, इस्टेब्लिश्ड इमेज, कि वो इकोनॉमिक मैन है, साइकोलॉजिकल मैन है, फंक्शनल मैन है। क्यों है, क्योंकि जो सोसाइटी है
वो बहुत ज़्यादा वर्किंग मैन को इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा नहीं देखती है। सोसाइटी हुआ या कोई आपके फादर, आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, कहीं एक जॉब लेके स्टेबल हो जाओ, इकोनॉमिक मैन बनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी फैमिली चलानी है। फंक्शनल बनो, नहीं फंक्शनल बनोगे तो आपकी फैमिली नहीं चलेगी, आपके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। या इनफैक्ट आज की डेट में फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सेम चीज़ रिवर्स भी ट्रू है। तो इस इमेज को रिप्लेस कर दिया गया है आज के टाइम में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैन। जब तक आप किसी इंसान को सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हो तब तक वो डेडिकेटेड नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, सिर्फ इकोनॉमिक मैन या फंक्शनल मैन आपका अच्छा वर्किंग मैन नहीं हो सकता जब तक कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैन ना हो। डेडिकेशन इंटरनली प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आप सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ला सकते हो। आप अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या 8 बजे तक इंसान को कंप्यूटर के सामने बिठा सकते हो, वो आंखें खोल के सोएगा अगर वो सिर्फ इन्वॉल्व है चीज़ों में। एक्सटर्नली आपको दिखेगा कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, जितनी सैलरी उतना काम, रघुपति राघव राजा राघव, वही काम आपका चलेगा। लेकिन डेडिकेशन इंटरनली आता है। किसी बंदे को अगर आपने कहा कि अगर आपने आज ये रिजल्ट अचीव कर लिया आपका इतना, तो मैं आपको ये इनाम दूंगा आज, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फलाना ये चीज़ें मिलेंगी, तो फिर बंदा इंटरनली डेडिकेटेड होगा। डेडिकेशन और बर्नआउट की जो डेफिनेशन है, देखो ये सब चीज़ें अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जीएस में लिखने की नीड है नहीं। मैंने बस आपको बता दिया ये सब चीज़ें जो कंटेंट बनाते हैं हम लोग, तो रिसर्च पेपर्स का यूज़ करते हैं। रिसर्च पेपर में जब आप देखोगे, रेफरेंसेस देखोगे, तो उन रेफरेंसेस को पढ़ो, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो ये वैसे ही कुछ रेफरेंसेस हैं, वहीं से मैंने ये पॉइंटर उठाए हैं, वहीं से ये पॉइंटर्स उठाए हैं, वहीं से ये डेफिनेशन उठाई थी जो स्टार्टिंग में आपको दी थी, राइट। तो रिसर्च पेपर में सारी चीज़ें लिखी हैं। बुक्स तो ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, जो इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं, स्पेस एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये कहते हैं बुक्स में कुछ नहीं रखा है, रिसर्च पेपर जर्नल्स पढ़ो। अब इतना टाइम है नहीं, तो ठीक है, जितना हम आपको दे सकते हैं उतना पढ़ लो। तो इन्होंने डेडिकेशन और बर्नआउट की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी है कि डेडिकेशन अपोजिट है बर्नआउट के। डेडिकेशन तब आता है जब एनर्जी हो, किसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी हो, प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी हो। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। अगर एक्सटर्नली आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, किस चीज़ के लिए डेडिकेट कराओगे? आपको एटलीस्ट अपने एम्प्लॉय को कुछ काम असाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें एनर्जी है, एफिशिएंट है। अगर बंदे को बहुत कुछ आता है, अगर ही और शी इज़ नॉट एफिशिएंट, तो उसके डेडिकेशन का क्या करोगे? और बर्नआउट है एग्जॉशन, साइनिसिज्म, लैक ऑफ प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। साइनिसिज्म होता है मतलब निराशावाद, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग कहते हैं कि दुनिया ख़राब है। डेडिकेशन को अगर हम समझें, ठीक है, टाइम के साथ स्किल आती है। हम सोचो एक स्किल मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, और इसमें हम 4 कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को रख दें, ठीक। यहाँ टाइम स्किल है, यहाँ डेडिकेशन है। डेडिकेशन हो गया, विल पावर हो गया, कुछ भी। जो नए रिक्रूट्स होते हैं जिनको टाइम कम हुआ है, उनके अंदर डेडिकेशन तो बहुत होता है, डेडिकेशन इज़ वेरी हाई। न्यू रिक्रूट, उनको मंकी रिक्रूट भी कहा जाता है कई बार। तो इनके अंदर डेडिकेशन बहुत है, लेकिन टाइम इनको कम हुआ है, तो स्किल इनके अंदर मिसिंग है। इनका क्या करोगे? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन भी बहुत हाई है एंड स्किल भी बहुत हाई है। ऐसे लोग तो कंपनीज में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ये विजनरीज कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो डिपार्टमेंट को या आपके सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिनको स्किल तो है लेकिन डेडिकेशन नहीं है। ये लोग हैं, इनको आप क्या कहोगे? आई डोंट नो, जो आपको कहना वो कह लो। ये लोग, इनको पता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये स्किल मैट्रिक्स होता है, डेडिकेशन स्किल मैट्रिक्स या स्किल विल मैट्रिक्स, ये चीज़ें होती हैं। तो ये लोग आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नए भी हैं, जिन्हें आता जाता भी कुछ नहीं है। ये लोग क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि ये जो पैरासाइट हैं, जो आपको खाने वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन को, वो आते ही किसको ढूंढेंगे? कि जो भैया काम ना कराता हो, जो कम डेडिकेटेड हो, ये इनके पास जाएंगे। न्यू रिक्रूट मैक्सिमम 80% ऐसे लोग होते हैं, ये हायर पोजीशंस पर होंगे, ये इनके अंडर काम करेंगे, तो ये भी या तो छोड़ के चले जाएंगे या फिर इनको कुछ और काम करना पड़ेगा, या फिर ये भी धीरे धीरे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ विजनरी का रोल आएगा कि डेडिकेशन आप कैसे लेकर आओगे बाकी लोगों में, इन लोगों को कैसे आप या तो रिमूव करोगे या रिटेन करोगे, आपके ऊपर है। तो डेडिकेशन और बर्नआउट में ये दो डिफरेंसेस हैं। प्री रिक्विजिट क्या है डेडिकेशन के लिए? सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं डेडिकेटेड पर्सन वो है किस मतलब जो 2-3 पॉइंट जो इन जनरल हम जानते हैं कि परसिवरेंस होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, फलाना ढिमका, लेकिन ये क्या है? कमिटमेंट होनी चाहिए। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी आती हैं।
जो आपकी जॉब है जॉयफुल प्री ऑक्यूपेशन होना चाहिए। अगर कोई बंदा सिर्फ इस वजह से आईएएस बनना चाहता है कि उसको मतलब घर वालों को दिखाना है, माँ बाप ने कहा है या फिर पड़ोस में किसी लड़की की शादी हो गई बहुत अच्छी, तो मेरी भी एक अच्छी बीवी आएगी तो इस वजह से हम आईएएस बन जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉयफुल होना चाहिए। कुछ एक मेंटल स्टेट आपको ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ वो फुल्ली इन्वॉल्वमेंट हो पाए, फुल्ली इन्वॉल्वमेंट शो कर पाए, जो भी कर रहा है अच्छे से करे। ये वो एबिलिटी है जो आपको कंटिन्यूअसली एक्टिव रखने की कैपेबिलिटी देती है, इवन तब भी जबकि मोटिवेशन ना हो, आपको प्रमोशन ना मिल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अच्छी पावर ना मिल रही हो, सैलरी ना बढ़ रही हो, ठीक है, आपको वर्ल्ड टूर ना मिल रहा हो, एलटीसी वगैरह ना मिल रहा हो, फिर भी आप एक्टिव हो। वो चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से आएगी। सेल्फ रेगुलेशन भी ज़रूरी है डेडिकेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर पता होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर वही मंकी वाली कैटेगरी में आप आ जाओगे। नए लोगों के पास सब कुछ होता है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या कर लेंगे। रूल्स पता होने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए, उनको अपनी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, स्किल्स पता होनी चाहिए, बर्डन कहाँ आएंगे, कहाँ फेल होने के चांसेस हैं, बैरियर क्या क्या है वो पता होनी चाहिए। और फीडबैक, सेल्फ फीडबैक और बॉस का फीडबैक और एम्प्लॉय का फीडबैक और कस्टमर का फीडबैक, सब चीज़ें होनी चाहिए, तब बंदा सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो ये खुद का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अभी ने बात की थी कि डेडिकेशन, प्रोफेशनल डेडिकेशन आपको खुद को सेल्फ को प्रोफेशन से जब आप जोड़ दोगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो जोड़ने वाला जो ब्रिज है, ठीक है, वो डेडिकेशन है। सेल्फ में अगर आप डेडिकेशन ला दो तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा, अदरवाइज फिर वही 10 to 5 या 9 to 6 वाली जॉब करके निकल लेंगे। तो जो पर्सनल के अलावा प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट है, आपको सीनियर से फीडबैक लेना पड़ेगा, इंटरपर्सनल रिलेशन आपको सही रखने पड़ेंगे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी और मीनिंगफुल आपको काम करना पड़ेगा। इसके बिना आपका प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट नील बटे सन्नाटा है। परसिवरेंस की हम बात करते हैं, दृढ़ता, ठीक है, ऑब्वियसली बंदे को परसिवरेंस, बिना मोटिवेशन के बंदा कहाँ तक आगे जाएगा, तो उसको परसिवरेंस तो रखना ही रखना है। स्टेडी लोग ही आगे बढ़ते हैं अल्टीमेटली। अगर आप ये देखो कि कोई बंदा शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा राइज कर गया और उसका उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, तो लॉन्ग टर्म में ही और शी इज़ गोइंग टू फेल। स्टेडी परसिस्टेंट इन एडियरिंग टू कॉज डिस्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, आपको कोई भी रोक ले फिर भी आप अपना काम ज़रूर करोगे। अगर बारिश हो, सर्दी, गर्मी, कुछ भी हो, अगर एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी करनी है, तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परसिवरेंस। मोटिवेशन हमें क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देने की बात करता है। मोटिवेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एन एक्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड। आप जिस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे वही बंदा बार बार करेगा। मोटिवेशन लाने के क्या क्या तरीके हैं, गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में आपका विजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, अवार्ड्स जो मैंने ये बात की ना, एक्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। इनकरेज आपको करना है, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी तभी मोटिवेट होगा। सपोज आपने ज्वाइनिंग कराई है किसी से कि आप आईएएस बन जाओ और उसको आपने मछली विभाग में भेज दिया, तो फिर वो उसका मोटिवेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चैलेंजेस आने चाहिए, डे टू डे वर्क जो यूजुअल लाइफ होती है अगर वो रहेगी तो मोटिवेशन लैकिंग होगा। देन ये कुछ और चीज़ें हैं, डिटर्मिनेशन और जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह। तो एग्ज़ाम में आप ये ऐसे लिख सकते हो, मोटिवेशन और इसके ये 4-5 चीज़ें इस तरह से बना के लिख सकते हो। कमिटमेंट एक बड़ी चीज़ होती है, कमिटमेंट आप समझते हो। कमिटमेंट को अगर आपको डिफाइन करना हो तो इस तरह से कर सकते हो, कमिटमेंट इट इज़ एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, एक चीज़ को आप, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप परफॉर्म करना चाहो एक सर्टेन टाइम पर और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, उसे हम कमिटमेंट कहेंगे। साथ में स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। जो आपने जॉब ज्वाइन की है तो इंटरव्यू इज़ अ सेट ऑफ लाइज एग्रीड अपॉन, मैं साफ साफ आपको ये बात कहता हूँ, ठीक है। तो वो झूठ नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि आपको आईएएस क्यों बनना है, आपने कहा कि देश की सेवा करनी है। अरे देश की सेवा करने के लिए जो आईएएस नहीं है उनको किसी ने रोका है क्या? बेस्ट सेवा देश की वो करते हैं जो सर्विसेज में नहीं है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन टू कंट्री और सोसाइटी। लिज्जत पापड़ का अगर आप एग्जाम्पल देखो, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 7 गुजराती वुमेन ने मुंबई में स्टार्ट किया था, आज 45,000 वुमेन को रोजगार देता है लिज्जत पापड़। सेम वे में अमूल का जो मूवमेंट है, अमूल आई थिंक जितना मुझे याद है 50 पैसे से ये स्टार्ट हुए थे और आजकल कई हज़ारों करोड़ पर हैं। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, डेडिकेशन तो अपने आप आ जाएगा। सोसाइटी को आपको लाना है ग्रेसफुल वे में, गालियां दे के नहीं। एंथुजियास्टिक होना चाहिए, डेकोरम आपको
नहीं छोड़नी है और जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोफेशनलिज्म है वो भी मेंटेन करके रखना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें पता ही नहीं होता अपना पोटेंशियल क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो आपको बताए कि आप ये काम भी कर सकते हो। इसके लिए ट्रेनिंग, लर्निंग, मिड करियर ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर आप डेफिनेशन कहो तो अपने रियलाइजेशन, अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन करना, राइट। तो ये हुआ, जैसे मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ, मैं नॉलेज कुछ एक्सप्रेस करता हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो वो ज़रूरी है। अब हम आते हैं लेक्चर के दूसरे पार्ट पर, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइसिंग लाइफ। जो हमने बात की है कि कभी कभी एम्प्लॉय अपनी लाइफ को भी डेडिकेट कर देते हैं। सोचो ऐसा क्यों होता है? आप क्या अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दोगे? कब करोगे? सेम वे में एम्प्लॉय करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ और कंफर्ट को छोड़ देते हैं। आर्मी में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जो भी न्यू रिक्रूट है उसको डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज या ट्रेन किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को डिलीवर करोगे। ट्रेनिंग के थ्रू मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं, ठीक है। मॉक ड्रिल समझते हो? मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में क्रिएट कर दी। सपोज आग लगेगी तो आप कैसे उससे एक्ट करोगे, उसे हम मॉक ड्रिल कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम रेडी करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए। जैसे आर्म्ड फोर्सेस हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हो गए लोग इन्वॉल्व, उन लोगों को हम इसी तरह से ट्रेन करते हैं। इसी तरह से और लोग भी हो सकते हैं। देन टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में इन टर्म्स की क्या मीनिंग है। नेशन या पब्लिक इंटरेस्ट हुआ, बाकी ये टर्म्स आपको समझ में आएंगी, तो इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल्ट्रुइज्म या बेनेवोलेंस क्या होता है? दूसरे के लिए कुछ दया भाव। फियरलेसनेस, करेज, किसी के अंदर करेज नहीं होगा, लोग बंदा निडर नहीं होगा तो फिर उसको आप कैसे कह दोगे कि वो जान दे देगा। देन स्पिरिट ऑफ सर्विस ऑब्वियसली होनी चाहिए और सेक्रीफाइस करने के लायक बंदा होना चाहिए कि ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम फिर टॉलरेंस, सिंपैथी, कंपैशन, सिंपैथी, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप synopsisis.in एंड यू कैन ज्वाइन आवर एजुकेशन रिवॉल्यूशन एट रीडिफाइन एजुकेशन, दैट इज़ रीडेफ-edu। यहाँ पर पूरा एक फुल फ्लेज हम लोग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूट्यूब। यहाँ पर आपको पूरा एक मॉड्यूल दिखेगा, इस तरह से आप लिंक्स देख सकते हो। सपोज यहाँ पर आपको कोई लिंक दिखा है तो उस पर आप क्लिक करोगे, देन यू कैन गो टू इट। यहाँ पर आप डायरेक्टली विजिट करके इस पूरे कोर्स का, इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम टॉलरेंस की बात करेंगे।